मुद्दे की बात की शुरुआत करते हैं और आज बात कोरोना के उस भूत की करेंगे जिसने भविष्य पर संकट खड़ा कर दिया है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक है और अब बच्चों को बचाने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुट गई है। पिछले हफ्ते पीएम मोदी ने 46 जिलों के डीएम से सीधा संवाद करते हुए अस्पतालों में बच्चों के लिए बेहतर इंतजाम के निर्देश दिए थे, क्योंकि इंसान सब कुछ बर्दाश्त करता है लेकिन अपने कलेजे के टुकड़े पर कोई संकट आए तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की तीसरी लहर की तबाही वाली टिक टिक। बच्चों पर खतरा मंडराया, वायरस पर सबसे बड़ा अलर्ट आया। महामारी की थर्ड वेव कैसे होगी बच्चों की जिंदगी से? मासूमों पर लटकी महामारी की तलवार, हो जाओ सबसे बड़े खतरे के लिए तैयार। वायरस हुआ वाइल्ड, सरकार का मिशन चाइल्ड। कोरोना से बच्चों को बचाना है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर का कहर देखने के बाद अब सरकार तीसरी लहर की तैयारियों में जुट गई है। 30 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 46 जिलाधिकारियों से जब सीधा संवाद किया था तो सबसे बड़ा निर्देश बच्चों को इस लहर से कैसे बचाया जाए इसकी तैयारी पर दिया था। कोरोना की तीसरी लहर पर सबसे बड़ी तैयारी। हर मेडिकल कॉलेज में बच्चों के लिए रिजर्व होंगे 100 बेड। ये प्रधानमंत्री मोदी के दिए उसी आदेश का असर है कि यूपी के हर जिले के मेडिकल कॉलेज में 100 बेड बच्चों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। ये तैयारी वाली तस्वीर कानपुर के मेडिकल कॉलेज की है, जहां बच्चों के बेड के साथ अभिभावकों के लिए काउच का बंदोबस्त किया जा रहा है। उससे भी डिस्कस किया है, जो बच्चे आएंगे तो बच्चे बिना मदर फादर के नहीं रह पाएंगे, बहुत दिक्कत आएगी। तो हमने क्या अभी सर से वही डिस्कस किया है कि बच्चों के हिसाब से एक हम वार्ड को 50 बेड का जो हमको टारगेट दिया आइसोलेशन का, तो उस पर मदर या फादर को रखने के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं एक काउच या एक बेंच रखवाने के लिए, ताकि वो क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों नर्सिंग स्टाफ से केयर नहीं हो पाएगा, मदर फादर को रखना ही पड़ेगा। किसी भी माँ बाप के लिए अपने कलेजे के टुकड़े से दूर रहना मुश्किल होता है और ये बात सरकार को अच्छी तरह पता है। जिला प्रशासन ने भी इसकी आशंका जताई थी कि बच्चों के साथ बच्चों को अकेले कैसे वार्ड में छोड़ सकते हैं, और इस बार हम लोगों ने 86 बच्चे हमारे कोविड से भर्ती हुए थे, जिसमें मोस्टली L1 के थे, लेकिन पेरेंट्स इतने डरे हुए थे कि वो घर पे ले जाने को तैयार नहीं थे कि घर पे कुछ हो न जाए। तो हमने अपने पास माननीय कमिश्नर महोदय को इन्फॉर्म करते हुए हमने 10 बेड का आइसोलेशन खोला था और 10 बेड का हमारा NICU चल रहा था ऑलरेडी पहले से, जो कि लेवल 3 कोविड NICU था। तो टोटल इस लहर में हमने 86 बच्चों को भर्ती किया और 86 बच्चे सही होकर घर गए। बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करना है, इसके लिए डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और सफाई कर्मियों को खास ट्रेनिंग दी जा रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद सभी मेडिकल कॉलेजेस में 100 बेड तैयार किए जा रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए। बच्चों के लिए, बच्चों का विशेष ध्यान रखने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है सभी मेडिकल कॉलेजेस को। और हैलट में भी एक 100 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है जिसमें 50 आईसीयू होंगे, 50 आइसोलेशन बेड्स होंगे। इसके साथ आगे बढ़ते हुए माइक्रो मैनेजमेंट पे काम किया जा रहा है। और जब बच्चों को अगर तीसरी लहर आती है और बच्चों को संक्रमण होता है तो उनके पास उनके अभिभावकों की ज़रूरत को समझते हुए, रहने की ज़रूरत को समझते हुए आगे काम किया जा रहा है। उधर नोएडा में तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक तैयार किए जा रहे हैं। कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर जिले में किस तरह की तैयारी की जा रही है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके की तैयारी हो रही है तीसरी वेव की आशंका को लेकर के? आने वाले दिनों में यह सुनिश्चित की जा रही है कि जो ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं वो हमारे मेडिकल कॉलेजेस में अवेलेबल रहे और साथ में जितने भी हमारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड बेड्स रहे। नोएडा में चाइल्ड पीजीआई को जिले का सेंटर बनाया गया है जिसमें बच्चों के लिए 150 बेड पहले से मौजूद थे। अब 125 बेड और बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर जिले में अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। साथ ही तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा होने की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर के नोएडा के चाइल्ड पीजीआई को सेंटर बनाते हुए सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो इसके अंडर में काम करें और अभी से तैयारी शुरू कर दें। बच्चों को तीसरी लहर से बचाने के लिए नोएडा की तरह गाजियाबाद में भी तैयारी तेजी के साथ शुरू कर दी गई है। यहाँ प्रशासन ने 60 बेड का अस्पताल बनाया है। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी शुरू कर दी है गाजियाबाद प्रशासन ने। इस समय हम मौजूद हैं एक अस्पताल में जहां पर बच्चों के लिए 60 बेड का अस्पताल बनाया गया है। गाजियाबाद के सीएमओ हमारे साथ हैं। गाजियाबाद के तमाम अस्पतालों से यहाँ जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ जो टीम है वो पहुंची हुई है और इस अस्पताल का निरीक्षण कर रही है। सीएमओ साहब, गाजियाबाद में और कहाँ इस तरीके से ये जो बच्चों के लिए जो हॉस्पिटल्स हैं बनाए गए हैं और कहाँ तैयारी की है आपने? देखिए, सरकार का 3 स्टेप में इसको तैयार करने का वो है। पहला तो मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल को कि यहाँ पर पीकू और नीकू तैयार किए जाए। डॉक्टरों की माने तो ये अस्पताल जल्द शुरू हो जाएगा। यहाँ पीकू और नीकू दोनों तरह के वार्ड होंगे। संतोष हॉस्पिटल की डीन हमारे साथ हैं। मैम, आपके यहाँ पीकू और नीकू, पीकू क्या है और नीकू क्या है? पीकू का मतलब है पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट और नीकू का मतलब है नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। तो पीकू में हम 1 महीने से ऊपर से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को जिनको भी इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है उन बच्चों को एडमिट करते हैं। और नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट का मतलब है कि जो बच्चे 1 महीने से कम के होते हैं उन बच्चों को NICU में भर्ती किया जाता है। उधर प्रतापगढ़ में तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए जिला अस्पताल में 20 बेड का ऑक्सीजन सपोर्टेड ICU और 20 बेड का SCU बनाया जा रहा है। हालांकि प्रतापगढ़ में अभी तक कोई भी बच्चा कोरोना से संक्रमित नहीं हुआ है, लेकिन तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी पूरी है। जिला अस्पताल में हम लोग को निर्देश प्राप्त हुए हैं कि एक पीडियाट्रिक कोविड का अलग से ICU और SCU बनाया जाए, जिसमें 20 बेड का ऑक्सीजन सपोर्ट का ICU और 20 बेड का SCU बनाया जाएगा। जो वर्तमान में जहाँ पे टीकाकरण हो रहा था, जो पुराना बच्चों का वार्ड है, उसी में हम लोग बनाने का प्लान किए हैं। आज हमारी प्रधानाचार्य महोदय से मीटिंग 1 घंटे तक हुई है, उसके साफ सफाई करके वहाँ पे व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। तीसरी लहर कब शुरू होगी और बच्चों के लिए ये कितनी खतरनाक होगी, ये ठीक से नहीं कहा जा सकता। दिल्ली में एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया की माने तो पहली और दूसरी लहर में कम ही बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए। ऐसे में तीसरी लहर का असर बच्चों पर कितना होगा, ये फिलहाल बताना मुश्किल है। रोग हमको ज़्यादा कोविड होने के लिए रिस्क में होते हैं, वो बच्चों में भी है। मॉर्बिड ओबेसिटी की जैसे आपने बात की, वजन ज़्यादा होना, तो नेचुरली बच्चों में भी अगर होगा, ये है टीनेज बच्चों में मॉर्बिड ओबेसिटी होती है, शहरी बच्चों में।
तो बिल्कुल उसमें रिस्क ज़्यादा हो जाती है संक्रमण की, क्योंकि आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। बच्चों के लिए डॉक्टरों की राय चाहे जो हो, पर सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार है, क्योंकि पहली और दूसरी लहर का कहर देखने के बाद अब वो कोई भी जोखिम उठाना नहीं चाहती। यही वजह है कि बच्चों को महामारी की तीसरी लहर से बचाने के लिए हर जिले में युद्ध स्तर की तैयारी शुरू हो चुकी है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश, नोएडा से बलराम और गाजियाबाद से शक्ति के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तीसरी लहर की तैयारियों के बीच अब बात महाराज की करते हैं और महाराज के मिशन पॉसिबल की करते हैं। सीएम ने 30 दिन में पॉसिबल कर दिया, क्योंकि जब पूरा प्रदेश कोरोना के कहर से त्राहिमाम कर रहा था, सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो रही थी, तब सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाला और 30 दिन में 18 मंडल का दौरा कर 75 जिले में महामारी से लड़ने का तैयारियों का खाका खींच दिया। कैसे हुआ महाराज का ये मिशन पॉसिबल पूरा, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी सरकार की तैयारी, अब हारेगी महामारी। तीस दिन में 18 मंडल का दौरा, योगी ने लिया बीमारी का पूरा ब्यौरा। महाराष्ट्र के बाद अगर कोरोना ने किसी राज्य में सबसे ज्यादा तबाही मचाई तो वो उत्तर प्रदेश था। यहाँ हर रोज आंकड़े डरा रहे थे, शमशान की तस्वीरें रूह कपा रही थी, और जब सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त पड़ रही थीं, तब सूबे के महाराज ने खुद मोर्चा संभाला। 30 अप्रैल से निकल पड़े प्रदेश का चप्पा चप्पा नापने। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी की मेहनत का सिर्फ ट्रेलर भर हैं, क्योंकि आपदा में शायद ही किसी सूबे के सीएम ने ऐसे हर जिले का दौरा किया हो और जमीन पर जाकर महामारी का जायजा लिया हो। हर लक्षणयुक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने का काम, अगले 24 घंटे के अंदर आरआरटी की टीम उनका टेस्ट कर लेती है। इस लक्ष्य को लेकर के जब एक एग्रेसिव कैंपेन प्रदेश के अंदर चला, उसका परिणाम है कि हमारी रिकवरी रेट बढ़ी और पॉजिटिविटी न्यूनतम स्तर पर आई है। लगातार हमारी तैयारी इस दिशा से चल रही है। हमने इसी दौरान थर्ड वेव की भी तैयारी प्रारंभ की है। ये थर्ड वेव दो प्रकार से हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होगा। एक तो बच्चों के लिए, जिससे जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि बच्चों की दृष्टि खतरनाक हो सकता है। कोरोना की दूसरी वेव में जब उत्तर प्रदेश में हालात बेकाबू हो गए, तब कोरोना से रिकवर होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये तय किया कि वो प्रदेश के हर मंडल पर जाएंगे, जिलों में जाएंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, कोविड कमांड सेंटर का जायजा लेंगे, गांव में जाएंगे। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के सभी 18 मंडल जो है वहां का दौरा कर चुके हैं। ज़्यादातर जो ज़िले हैं यूपी के 75 ज़िलों में से, उन ज़िलों में भी मुख्यमंत्री गए, हर जगह जाकर स्थिति का जायजा लिया, ये जाकर परखा कि अधिकारी जो रिपोर्ट भेजते हैं उसमें कितनी सत्यता है, कोविड कमांड सेंटर कैसे काम कर रहा है। बीते तकरीबन 25-26 दिनों से लगातार मुख्यमंत्री फील्ड में ही नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन की किल्लत को खत्म करने के लिए ऑक्सीजन प्लांट शुरू किए, अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाया, बाजारों में दवाओं की कालाबाजारी पर अंकुश लगाया और भारी कमी के बाद भी युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया। बीते तकरीबन 25-26 दिनों से लगातार मुख्यमंत्री फील्ड में ही नजर आ रहे हैं। कभी वो वाराणसी पहुंच जाते हैं, कभी वो झांसी पहुंच जाते हैं, कभी वो गोरखपुर पहुंच जाते हैं, बस्ती, सिद्धार्थनगर, मिर्जापुर, हर जगह मुख्यमंत्री गए। 18 जो मंडल हैं यूपी के, उन सभी जगहों पर मुख्यमंत्री गए और हर जगह हकीकत को जानने की कोशिश की कि किस तरीके से इस कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रशासनिक स्तर पर काम हो रहा है, अफसर कैसे काम कर रहे हैं। और कई जगह उनके जाने के बाद बहुत सकारात्मक परिणाम सामने आए। जब सूबे का मुखिया इतना एक्टिव हो तो अधिकारियों पर भी काम का दबाव पड़ जाता है। इसकी एक तस्वीर
बस्ती में देखने को मिली जब जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल को पता चला कि सीएम आ चुके हैं तो बारिश में ही दौड़ लगा दी। सीएम योगी ने पिछले 1 महीने में प्रदेश के सभी 18 मंडलों में जाकर स्वास्थ्य के सभी पैमानों को खुद अपनी नजर से परखा। सीएम योगी अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव में गुरुवार को बस्ती पहुंचे। यहां उन्होंने विकास भवन के इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर का निरीक्षण किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संत कबीर नगर समेत दूसरे जिलों को डीएम से मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। अप्रैल महीने के मिड में कोरोना संक्रमण से राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों के हालात बेकाबू हो गए और मई आते आते स्थिति विस्फोटक हो चुकी थी। इसी दरमियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए और लेकिन उन्होंने लगातार सरकार पर नियंत्रण जारी रखा। वो आइसोलेट होकर लगातार मीटिंग करते रहे, दिशा निर्देश देते रहे। इसके साथ ही जैसे ही वो कोरोना से बाहर निकले उन्होंने अधिकारियों के दावों के इतर ज़मीनी धरातल पर क्या है हकीकत, इसको जानने के लिए कई ज़िलों का दौरा किया। आगरा में भी 13 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं। उस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा, मथुरा और अलीगढ़ 3 ज़िलों का दौरा किया। आगरा में उन्होंने SNMC में जाकर उन्होंने हालातों का जायज़ा लिया, तमाम जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिया और तमाम सुझावों पर अमल करने के लिए अधिकारियों के पेच कसे। महामारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की इस लड़ाई की तारीफ खुद नीति आयोग कर चुका है। मतलब साफ और सीधा है, 30 दिन में 18 मंडल का दौरा कर सीएम योगी 75 जिलों में तीसरी लहर से लड़ने का पूरा खाका खींच आए हैं। बस्ती से सतीश श्रीवास्तव, आगरा से नितिन उपाध्याय और वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ लखनऊ से अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सीबीएसई परीक्षा मामले पर सुनवाई टल गई है। मामले की सुनवाई टली है तो सीबीएसई परीक्षा के मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। तो सुनवाई शुरू होते ही बेंच ने क्या कहा आपको बता देते हैं। क्या सीबीआई जो सीबीएसई के वकील को एडवांस कॉपी दी है, आपको ऐसा करना चाहिए? क्या कुछ बातें हुई अविनाश से हम सीधे रुक कर लेते हैं। अविनाश, क्यों सुनवाई टली और क्या कुछ बातचीत हुई आज कोर्ट में? जी देखिए, अगर अवधेश बात करें तो सबसे पहले जब बेंच बैठी तो उसने यही पूछा, जो वकील थी याचिकाकर्ता की ममता शर्मा, उनसे ये पूछा गया कि क्या आपने सीबीएसई के वकील को नोटिस सर्व किया है इस तरीके का कि परीक्षा कैंसिल कराना चाहते हैं आप, और जो तमाम सारी याचिका आप उसको लेकर क्या नोटिस सर्व की गई है सीबीएसई के वकील को? जिसके जवाब में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा वो आज ऐसा करेंगे, यानी कि आज सीबीएसई के वकील को नोटिस सर्व करेंगे। इसके जवाब में बेंच ने कहा कि आज आप नोटिस सर्व करिए, उसके बाद हम मामले की सुनवाई सोमवार को करेंगे 11 बजे, क्योंकि जब तक अगले पक्ष को नोटिस सर्व नहीं की जाती तब तक कोई भी कार्रवाई ठीक तरीके से नहीं होती। यही कारण सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई टाल दी है सोमवार के लिए। अब सोमवार को 11 बजे इस मामले पर सुनवाई होगी कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा का आयोजन कराया जाए या नहीं। शुक्रिया अविनाश, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।